अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कलम इफ़त सहर ताहिर, एपिसोड 10। उसने और तो कुछ नहीं कहा, ज़्यादा तो होटलिंग पर ही डांट पड़ी है। सोहा ने कहा तो एतराफ़ करने वाले अंदाज में बोला, वो भी ठीक था। जिस तरह तुम्हें उसने देख लिया, कोई और फैमिली मेम्बर भी देख सकता था। आई एम सॉरी। इट्स ओके, हम कौन सा फिर कभी होटलिंग करने वाले हैं। सोहा ने उसे शर्मिंदगी के हिसार से निकालना चाहा था, फिर वो बात बदल गई। तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना? उसके सवाल पर वो चुप सा हो गया, फिर कदर तवक्कुफ़ के बाद बोला, वही जो इससे पहले के 450 इंटरव्यूज़ का बन चुका है। ये सब क्या है उमर, तुम तो इस कदर ब्रिलियंट हो, इतना शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है तुम्हारा, फिर क्या कमी रह जाती है। उसे ऐसी झुंझलाहट कभी नहीं हुई थी जैसी अब हो रही थी। सिर्फ 2 असनाद की कमी है मेरे पास, जो हमारे मुल्क में कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी हासिल करने के लिए लाजिम व मलज़ूम है। अपनी 2 उंगलियां उठाकर बोला तो सोहा ने समझने वाले अंदाज में उसे देखा। वो कौन सी 2 असनाद हैं जो इस कदर ख़ास है? रिश्वत और सिफारिश। वो बहुत इत्मीनान से बोला था। शर्म करो उमर, ये ख्यालात हैं तुम्हारे। सोहा को उसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। तुम्हें क्या पता, अभी बच्ची हो तुम। वो उसकी सादगी पर मुस्कुरा दिया था। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। वो खफा होने लगी। घनी पलकों तले स्याह आँखों में नाराज़गी के रंग लिए वो उमर को खामखा ही तफक्कुर में मुब्तला करने लगी। किसी का दिल आपके नाम पे बेतरतीबी से धड़कता हो, इससे ज़्यादा दिल नशी और दिल फरेब और क्या हो सकता है। ओके, तो मैं तुम्हें आंटी बुला सकता हूँ। वो शरारत पर आमदा था। इस कदर फिजूल बात पर सोहा की रंगत तमतमा उठी। जी चाहा नोट से वज़नी फ़ाइल उसके सर पर दे मारे। वो तन फन करती उठकर चल दी थी। अरे सोहा, वो फ़ौरन उसके पीछे लपका था। बात मत करो मेरे साथ। वो वाकई गुस्से में थी। मजाक कर रहा था यार, बहुत बुरे हो तुम। कैफेटेरिया की तरफ बढ़ते हुए वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उमर ने भी चुपचाप उसके साथ चलने को तरजीह दी थी। कदरे कॉर्नर वाली टेबल संभालते ही उमर ने उसके आगे हाथ जोड़े थे। मैंने ये करने को तो नहीं कहा। वो जज्बत होने लगी। आसपास बैठे कई स्टूडेंट्स की नज़र उधर उठी थी। तो फिर कैसे मानोगी? वो मुस्कुरा दिया। तुम ये बताओ कि तुम्हें जॉब कब मिलेगी? उसने संजीदगी से बात बदली तो वो चुप सा हो गया। बताओ ना। वो उसकी खामोशी से तंग आकर बोली तो उसने हल्की सी सांस खींचते हुए कहा, बहुत मुश्किल है सोहा, बहुत मुश्किल। उसके लबो लहजे से झलकती शिकस्ती जोहा को अच्छे से महसूस हुई थी। ये पहला मौका था जब वो हारा हुआ बहुत थकन सदा सा लग रहा था, वरना इससे पहले तो वो एक के बाद एक ताज़ा दम होकर अगली बार के लिए कोशिश करने लगता था। कैसी बात कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी अशद ज़रूरत है। सोहा हर्ट हुई थी। तो मैं कब इसकी ज़रूरत से इनकार कर रहा हूँ? वो पानी से भरे गिलास पर नज़र जमाए फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला तो कदर तवक्कुफ़ के बाद जोहा ने उसे जताने वाले अंदाज में कहा, मोइद ने सबसे ज़्यादा एतराज़ तुम्हारे जॉबलेस होने पर किया है। वो लहजा भर उसको देखने के बाद पुरसुकून लहजे में बोला, वो कुछ गलत भी नहीं है, इसलिए मैं आज तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपने मुस्तकबिल के लिए कोई भी बेहतरीन फ़ैसला करने में बिल्कुल आज़ाद हो। उसके अल्फाज इस कदर गैर मुतवक्को थे कि वो शर्मदा रह गई। मैं कोई जॉब कर भी लूँ सोहा, तब भी तुम्हें वो आसाइश मुहैया नहीं कर सकता जिनमें तुमने आंखें खोली हैं, जिनकी तुम आदी हो। शट अप उमर, शट अप। वो दफतन ही शदीद इश्तियाल के तहत उसे रोक गई थी। ये एक तल्ख हकीकत है सोहा, कल भी तो इसे फेस करना ही है, फिर आज ही से क्यों नहीं? वो हनूज़ उसी सुकून से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखों से छलकता इंतशार और अज़तराब उसके तमाम बेचैनियों का राज अफशा कर रहा था। वो यकलक थी उसके चेहरे से निगाह हटाकर इधर उधर देखते हुए अपना सहन पुरसुकून करने लगी। कुछ देर में अपनी इस कोशिश में कदर कामयाब हो जाने के बाद उसने खामोश बैठी उमर की तरफ मुतवज्जो होते हुए तल्खी से कहा, मैंने अगर सोच समझकर तुम्हें पसंद किया होता तो मैं ज़रूर तमाम लग्जरीज़ का हिसाब किताब रखती उमर काज़मी। शायद तुमने मुझसे मोहब्बत करते हुए ये सब देखा हो। उसका तंज बहुत भरपूर था,
मगर वो उसका वार बहुत हौसले से बर्दाश्त करते हुए बोला, मैं भी यूं ही बहुत इमोशनल सोचा करता था, मगर हालात की ठोकरों ने बहुत जल्द मुझे हकीकत की दुनिया में ला पटका। मैं भी जब तक स्टूडेंट लाइफ में रहा बहुत आइडियलिस्ट रहा, अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स का ध्यान रखा, अपनी स्नात पर मगरूर, मगर इन फ़कत 2 ही सालों में मुझे एहसास हो गया कि ये सब कागज़ के टुकड़े हैं। इस मुल्क में तालीमी इदारे सिर्फ नौजवानों के साल खा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। और बस मैं भी बहुत से ख्वाब लिए इस यूनिवर्सिटी से निकला था और देख लो तुम्हारे सामने बिल्कुल खाली हाथ हूँ। इस तालीम ने मुझे इतना भी नहीं लौटाया जितना मैंने इस पर खर्च किया है, तो फिर मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ ज़ोहा? ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो उमर, तुम कोशिश करो तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है तुम्हें। टॉप किया है तुमने, गोल्ड मेडलिस्ट हो। ज़ोहा ने नाराज़ लहजे में कहा तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया। हाँ, गोल्ड मेडल, पता है ज़ोहा, वो गोल्ड मेडल मेरे बहुत काम आया। पिछले दिनों अब्बू के इलाज के लिए मैंने उसी को बेचा था। मैंने सोचा तालीम ना सही, गोल्ड मेडल तो काम आ गया। वो तासुफ में घिरे कई सानियों तक उसे देखती रह गई। क्या वो उस उमर काज़मी को भूल सकती थी जो आज से 2-2.5 साल पहले पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन हासिल करने पर किसी मिनिस्टर के हाथों गोल्ड मेडल वसूल करते चेहरे पर तफाखुर और खुशियाँ लिए फतेह आलम लग रहा था। और ये उमर काज़मी तो कोई और था, पसमुर्दा, थका हुआ, शिकस्ता दिल। उसकी शगुफ्तगी और उसके चेहरे की चमक कहाँ खो गई थी? उसके होठों पर हमेशा फैली रहने वाली मुस्कुराहट क्यों दम तोड़ गई थी? वो जो हर वक्त हंसाने में आगे रहता था, यूँ जहर क्यों उगलने लगा था? वह भी बड़े इत्मीनान से बता रहा था। तुम्हें बड़े मज़े की एक बात बताऊं? पिछले हफ्ते मैं क्लर्क की असामी के लिए इंटरव्यू देने गया था और पता है रिज़ल्ट क्या निकला? वो बात करते करते ड्रामाई अंदाज में उसकी आंखों में देखने लगा, मगर वो तो इतने बड़े सदमे का शिकार हुई थी कि एक लफ्ज़ भी होठों से निकलना महाल था। वो खुद ही बताने लगा। मैंने फ़ाइल उन साहब के सामने रखी तो उन्होंने पहले मेरी डिग्री और मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स को देखा, फिर मुझे देखा, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड की दिल खोल कर तारीफ़ की। मैंने सोचा कि इस टैक्स के लिए तो मैं हाथों हाथ लिया जाऊंगा, मगर उन्होंने बहुत आराम से कहा कि सॉरी जेंटलमैन, ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मैंने कहा, मगर सर, मैं इस टैक्स के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। आप इस मुलाजिमत के लिए आहिल नहीं हैं। वैसे भी हमें इस कदर हाई क्वालिफाइड क्लर्क नहीं चाहिए। आपने एडमिन क्वालिफ़िकेशन तो पढ़ी होगी, लेकिन सर, मैं अपनी इस क्वालिफ़िकेशन के साथ इस टैक्स पर जॉब करने को तैयार हूँ। वो मेरी मजबूरी की इंतहा थी, मगर हर किसी का दिल मजबूरियों से आशना नहीं होता। सोहामीर, उस शख्स ने आराम से कहा, सॉरी यंग मैन, मैं किसी और का हक़ नहीं मार सकता। तुम्हें तो कहीं भी जॉब मिल सकती है। जिस शख्स की जगह पर तुम बैठोगे उसे शायद कहीं और जॉब ना मिले। मैं उस रोज़ इस मजाक पर बहुत हंसा था। क्या कहीं मेरे लिए भी कोई सीट होगी जिसके लिए सिर्फ मेरा इंतज़ार किया जा रहा होगा? सोहा के लिए ये तल्ख़ हकीकत एक बिल्कुल नई बात थी। स्टूडेंट लाइफ तो यूँ भी बहुत आसान होती है। सब बहुत खुश और उमंगों भरा दिल लेकर तालीमी इदारों से निकलते हैं। मनपसंद जॉब, अपने ख्वाबों की दिलपसंद ताबीरें और हकीकत क्या थी, ये जो उमर काज़मी बता रहा था। इस कदर ब्रिलियंट स्टूडेंट के प्रोफेसर्स भी जिसके नॉलेज से मुतासिर थे, जिसकी जहानत की तमाम स्टूडेंट्स में धूम थी, जिसके बनाए हुए नोट्स पेपर्स के दिनों में लड़के लड़कियां मुंह मांगी रकम पर ख़रीदने को तैयार रहते थे, और आज उसे एक नौकरी ने रोल के रख दिया था जिसका गोल्ड मेडल तो काम आ गया था, मगर गोल्ड मेडलिस्ट होना कोई औकात नहीं रखता था। उसकी आंखों में धुंध उतरने लगी थी। यूँ मत हारो उमर, मुझे लग रहा है जैसे तुम मुझे हार जाओगे। उसने गोया शिकस्ता लहजे में उमर की मिन्नत की थी। मैं तुम्हें हारना नहीं चाहता सोहा, अपनी मोहब्बत से कट के भला कौन सी पाया है, मगर मेरी मजबूरियाँ मेरे आड़े आ रही हैं। उसकी आंखों में खफीफ सी सुर्खी उतर आई थी। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ उमर, वो बेहद जज्बाती अंदाज में बोली। तो उसे कुछ लम्हे देखने के बाद गहरी सांस खींचते हुए
उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। मोहित के कहने पर वो उसे जल्द अज जल्दी नौकरी करने और शादी करने का कहना चाहती थी, मगर जो कुछ उसने कहा था उसके पेश नज़र सोहा को ये सब कहना बहुत घटियापन महसूस हुआ था। सो वो खामोश हो रही थी। ये वो मौका था जब उमर से मुलाकात के बाद वो खुद को बहुत पश्चिमुर्दा महसूस कर रही थी। अंकल की तबीयत कैसी है अब? जोहा ने पूछा तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। जोहा ने उसके गायब दिमागी कैफियत को बड़ी शिद्दत से महसूस किया था। अंकल का पूछा है मैंने। वही डॉक्टर्स का एक ही मशवरा, ऑपरेशन करवा लें। अभी तक तो सिर्फ दवाइयों का इलाज चल रहा है। उसका हौसला सोहा को काबिले दीद लगा था। उमर, तुम लोगों को उनका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। 2 बार उन्हें हार्ट अटैक हो चुका है और उनके 2 वॉल्व्स भी बंद हैं। फिर तुम लोग क्यों रिस्क ले रहे हो? मशवरा देना वाकई आसान होता है सोहा बीबी, क्योंकि ये मुफ्त होता है, मगर ऑपरेशन, वो भी दिल का, हम गरीबों के लिए तो रोज़ की दाल रोटी पूरी करना ही बहुत मुश्किल होता है। उसके तल्ख लहजे पर वो चुप सी हो गई। फिर कदरे झिझक कर पूछने लगी, अंकल ने जॉब तो छोड़ दी है, फिर घर का खर्च? मैं चंद ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ और राबिया भी, उसने बेतासुर अंदाज में बताया था। अगर तुम माइंड नहीं करो तो मैं अब्बू से किसी तरह तुम्हारी जॉब की बात करूँ? सोहा ने 1000 बार का दोहराया हुआ सवाल एक मर्तबा फिर से दोहराया तो उसने जबड़े भींच लिए। सोहा प्लीज़, खुदा के लिए उमर, अब तो अपनी इस खामखा की अना के खोल से बाहर निकल आओ। माना कि आज नहीं तो कल तुम्हें जॉब मिल जाएगी, मगर जब सब दर बंद है तो इस दर पर कोशिश करने की क्या हर्ज है? मैंने कहा ना नहीं, वो सख्ती से बोला तो सोहा के अंदर की खोलन को राह दे गया। यूं ही तुम मुझे खो दोगे उमर। मुझे इतनी जल्दी शादी करने का शौक़ नहीं है, मगर तुम्हारे खातिर 6 साल तक मुझे कौन घर बिठा के रखेगा? उसके सवाल में छिपी हकीकत बहुत जहरीली थी, मगर वो भी उमर काज़मी था। दिल में लाखों तूफ़ान छिपाए, ऊपर से बिल्कुल पुरसुकून। इसीलिए तो मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया है, तुम अपने लिए बेहतरीन रास्ता चुन सकती हो। मैं तुम्हें खारसार पर घसीटने का रवादार नहीं हूँ। तुम मुझे इस कदर गिरा हुआ समझते हो उमर कि मैं तुम्हें क्राइसिस में मुब्तला देख कर किसी और का हाथ थाम लूँगी। ये हालात का तकाज़ात है जोहा, हकीकत को फेस करना सीखो। और जब तुम मुझे इस राह पर ला रहे थे तब तुमने क्यों हकीकत से मुतालिक नहीं सोचा? उसका जी चाह रहा था उमर को एक थप्पड़ दे मारे। वो मेरी गलती थी सोहा, मगर हालात ने मेरे ख़यालात ही नहीं, मेरी ख्वाहिशात और मेरे जज्बात को बदल डाला है। बहुत जालिम हो तुम उमर। वो रोती थी बिना जगह और माहौल का ख्याल किए। वो परेशान और दिल गिरफ्ता सा पेशानी को मसलने लगा। आई एम सॉरी सोहा, शायद परेशानी में कुछ ज़्यादा ही बकवास कर गया हूँ मैं। वो परेशान सा बोला था, मगर उसकी कहीं बातें इतनी तल्ख थीं कि वो हस्बे आदत अपनी नाराज़गी भूल कर मुस्कुरा भी नहीं पाई थी। हमारा ताल्लुक़ खेल नहीं है उमर कि जिसे तुम जब जी चाहे आधा अधूरा छोड़ कर चले जाओ और मैं मिट्टी की बेजान मूरत होके एहतजाज भी ना करूं। वो यकलख्त मेज़ पर झुका था। मैं सब कब चाहता हूँ सोहा, मगर मैं क्या करूँ? हर तरफ नाकामी मेरा रास्ता है, हर रास्ता अंधेरे में डूबा है। तुम्हारे हाथों में उम्मीदों के जुगनू कहाँ से लाऊं? तुम जानती हो, इस हकीकत को भी मैंने हमेशा अपने साथ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें सोचा। मुड़ना तो खुद मेरे लिए सुहानी रूह है, मगर मुझे भी तो बताओ कि मैं क्या करूं? कौन सा असम पढ़ूं? हर काम ठीक तरीके से हो जाए और तुम मुझे मिल जाओ। उसके लहजे की शिकस्तगी और थकन उसके ज़हनी और कल्बी इंतशार का वाज़ेह सबूत थी, मगर वो उससे क्या इरादा करती जो उसे ही जिंदा दरगौर किए दे रहा था। फिर भी उसने खुद को बहुत संभाला था। तुम हार रहे हो, ना सिर्फ खुद से बल्कि दुनिया से भी, और कोई वजह नहीं है शिकस्तगी की। मगर इतना जान लो उमर कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मुझे मोहब्बत चाहिए, लग्जरीज नहीं। जब्त करने के बावजूद उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। वो एकटुक उसे देख रहा था, फिर गहरी सांस अंदर खींचते हुए मुस्कुरा दिया। वाकई मैं हार रहा हूँ, खुद से, इस दुनिया से और इसके कानून से। मगर तुम्हारा सहारा है ना, मुझे तकवीत देने वाला, मुझ गिरते को संभालने वाला। तो फिर इसे बकवास क्या थी? वो गुस्से से बोली तो वो बेख्तियार हंस दिया।
अच्छा लगता है, अपनी अहमियत का कुछ तो अंदाज़ा हो जाता है। वो अपना बैग संभालती उठ खड़ी हुई। किधर? वो हैरान हुआ था। घर। वो नाराज़गी से पूरे लहजे में बोली, अभी तो मूड ठीक हुआ है और तुम? मगर मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका है उमर काज़मी। एक बार घर जाकर ठीक तरह से सोच लो कि इस रास्ते में कहीं मैं भी मौजूद हूँ या नहीं, और अगर जवाब हाँ में आए तो ये याद रखना कि हुनूज़ तुम हौसला हारोगे। समझ लेना कि साथ ही मोहब्बत की बसात पर सोहा मीर को भी हार गए हो। वो रोंदे हुए लहजे में उसकी बात काट कर कहती, उसके पुकारने के बावजूद मज़ीद नहीं रुकी थी। उमर काज़मी ने उसे हद निगाह तक देखा और उसके नज़रों से ओझल होते ही जैसे असाब पर भारी बोझ आन गिरा हो, थकन रग रग में सरायत करने लगी हो। तुम क्या जानो सोहा, तुम्हें क्या पता। घर आकर अभी उसने ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि सबा उसके सर पर आसवार हुई। इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़हनी सुकून चाहती थी। सबा की आमद ज़िंदगी में पहली बार उसके लिए परेशानी का बायस बनने लगी। खाना लाऊं तुम्हारे लिए? वो पूछ रही थी। भूख नहीं है मुझे, और तुम क्यों लाओगी? क्या मैं खुद नहीं जाकर खा सकती? ठिठक कर उसने पूछा तो वो उसी मोहब्बत से बोली, अच्छा तो फिर टैंक तो पियोगी ना, ठंडा ठंडा? खैरियत तो है? इससे पहले तो तुम इतने खिदमत कराना मूड में कभी नहीं आई। झुक कर पैरों को जूतों की कैद से आज़ाद करते हुए तंजिया कहा था, क्योंकि बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया के घर जाना है। वो गुनगुनाई तो सोहा ने कदर ध्यान से उसके खिले खिले अंदाज को देखा। लबों में दुबकी मुस्कुराहट लबों पर बिखरने को तैयार थी। कहीं नौफिल अहमद ने प्रपोज़ल तो नहीं भिजवा दिया तुम्हारे लिए? बालों में हाथ चलाकर जोहा ने तुनक कर पूछा तो सबा की मुस्कुराहट गायब होने में एक पल भी नहीं लगा था। कत्ल हो जाओगी किसी रोज़ मेरे हाथों। वो गुर्राई थी। खुश तो ऐसे ही हो रही हो। जोहा ने बेनियाजी से शाने उचकाए थे। यानी तुम्हारा मतलब ये है कि मैं उस नज़रबाज शख्स की प्रपोज़ल की आस में बैठी हूँ? सबा ने सदमे का शिकार होते हुए कहा तो वो बालों को लपेट कर बेड में जकड़ती उठ खड़ी हुई। हर्ष भी क्या है, इतना ज़बरदस्त बंदा है। उसका अंदाज़ कन्विंस करने वाला था। मुझे नहीं चाहिए कोई ज़बरदस्त और ना ही ज़ेरदस्त। वो जी भरकर खफा हुई थी। तो फिर बिला वजह ही धमाल डाल रही हो? सोहा चिढ़ गई थी। बिला वजह नहीं, एक बहुत मज़े की वजह मिली है। सब कुछ भूल कर उसकी आंखें चमक उठी थी। या तो अगले 1 मिनट में असल बात बता दो या फिर दफ़ा हो जाओ। मैं इस वक्त शेरलॉक होम्स के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मजबूरन सोहा को माथे पर बल डालने पड़े थे, मगर वो फिर भी बाज नहीं आई। ज़रूरत भी नहीं है कोई उल्टी सीधी चीज़ बनने की, क्योंकि अब तुम एक बहुत अच्छी चीज़ हो। सोहा चिढ़ गई। कितनी बार कहा है मुझे चीज़ मत कहा करो। इंसानों और चीज़ों में भला क्या मुमासलत है? खैर, तुम में और कई चीज़ों में तो काफ़ी मुमासलत है। सबा ने शाने उचकाते हुए कहा तो वो घूरने लगी। बहरहाल वो मज़े की बात बल्कि खुशखबरी ये है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रपोज़ल आया है। सबा की बात उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। वो बेचैनी से उसे देखे गई। यकीन नहीं आ रहा ना? सबा हंसी। मुझे भी नहीं आया था। कोई मुझ जैसी हसीन दोशेज़ा को छोड़कर भला तुम्हारे लिए प्रपोज़ल कैसे भेज सकता है? तुम्हें किसने बताया है? वो बामुश्किल पूछ पाई थी। बताया क्या? आज लड़की की माँ और बहन आई हुई थी। वो बात करके गई हैं अनस भाई की इंगेजमेंट वाले रोज़। वो काफ्तार कपड़े पहने हुए था, और तुमने ना सिर्फ उसकी हेयर स्टाइल बल्कि उसकी हाइट की भी काफ़ी तारीफ़ की थी। सबा ने मिनटों में सारा मामला सामने रख दिया था। वो मोहित भाई के कलीग हैं। अब वो आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि कैसा बंदा है। वैसे अच्छा ही होगा। भाई लोग यूँ ही तो कभी किसी को घरेलू फंक्शन में नहीं लाते। जोहा गायब दिमाग की कैफियत में उसे सुन रही थी। मोहित का कलीग, उसके जहन में स्पार्किंग सी हुई थी। तो ये सब मोहित ने करवाया है? वो बेख्तियार बोली तो सबा ने कहा, उन्होंने कराया होता तो पहले वो घर में किसी से तस्करा करते। ये उस बंदे की कारसानी है जिसने तुम्हें देखते ही पालिया का नारा मारा होगा, तभी तो 2 हफ्तों के अंदर प्रपोज़ल भिजवा दिया। अम्मी ने क्या कहा है उन लोगों से?
सोहा का जी घबराने लगा। आज का तो दिन ही उसे रास नहीं आ रहा था। यही कि सोच कर जवाब देंगे। अब तुम इतनी भी बुरी नहीं कि पहली बार में हाँ कर दे। वो मज़े से बोली तो सोहा को गुस्सा आने लगा। ना पहली ना दूसरी और ना ही 5वीं बार में हाँ होगी। है कितने चक्कर लगवाओगी उनके? सबा तहय्युर का शिकार हुई तो उसने कतईयत से कहा, मैं इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर रही हूँ। हाँ, इससे पहले कौन से फ़ैसले तुम्हारे मनपसंद के हो रहे हैं जो इस फ़ैसले पर तुम्हारी हमाकत की मेहर जब्त की जाएगी? सबा ने उसका तमस्खुर उड़ाया तो वो गुस्से से बोली, ये मेरी ज़िंदगी है और इसे गुजारने का हक भी सिर्फ मुझी को है और मैं ये फ़ैसला किसी को भी नहीं करने दूंगी। उसके सर्द ताल्लुकी अंदाज ने सबा को ठिठक जाने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें खुशी नहीं हुई सोहा? वह गौर उसके तासुरात को देखा, मगर वहाँ खुशी की हल्की सी रमक भी जो उतना थी। बिल्कुल नहीं, और तुम बाकी सबको भी बता दो कि वो मेरी शादी का ख्वाब देखना छोड़ दें। मैं पढ़ रही हूँ। वो उसी सख्ती से पुर लहजे में कहती पलट कर अलमारी में से कपड़े निकालने लगी। सो वॉट, एक आध माह तो रह गया है फाइनल एग्ज़ाम्स में। उसके बाद तो फुर्सत ही फुर्सत होगी। लगे हाथों शादी ही करवा लेना। उसका मसला जानकर सबा रिलैक्स हुई तो वो तब कर उसकी तरफ पलटी थी। और तुम जो पहले ही फुर्सत में हो, तुम क्यों नहीं लगे हाथों ये फ़राइज़ अदा करवा लेती? हाँ, मैं तो दिलो जान से तैयार हूँ, मगर क्या किया जाए? कि अथर कादरानी की निगाह आपके हुस्न जहाँ सूज में अटकी है, वो शरारत से बोली थी। फिजूल बातें मत करो सबा, मैंने कह दिया ना कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, कम से कम पूरे 6 साल तक। इस कदर कतई हिसाब किताब ने सबा को शर्तर कर दिया था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, 4 माह बाद पूरे 22 बरस की हो जाओगी और 6 साल के बाद 28 बरस की। फिर कौन बिहाने आएगा तुम्हें? सबा को भी गुस्सा आ गया था। उसने पहले सोहा की बातों को मजाक ही समझा था, मगर वो तो जैसे सब कुछ तय किए बैठी थी। ये तुम लोगों का नहीं, मेरा मसला है, वो एकदम से बोली, फिर चुप हो गई। सबा ने तासुब से उसे देखा था। बहुत खूब, मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने खुद को मीर हाउस से अलग कब से समझना शुरू कर दिया है? उसके अंदाज में तंज की काट थी। बाल के खाल मत उतारो सबा, मैं अभी इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। वो तेज़ी से संभली थी। तो क्या कोई और तुम्हें? सबा को अपने सवाल पर यकीन नहीं था, इसलिए झिझक कर पूछ भी नहीं पाई थी। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। वो उसकी तरफ से रुख मोड़ कर हैंगर पर से कपड़े उतारने लगी थी। हर बात, हर मसला सबा से डिस्कस करने की आदी होने के बावजूद पता नहीं कैसे वो उमर काज़मी का जिक्र उससे मख्फी रख गई थी। तो फिर इस कदर तवील बनबास लेने का क्या मतलब है? सबा बुरा मानकर बोली, बकवास नहीं करो सभी, मैं कोई बनबास नहीं ले रही। और तुम? वो गुस्से से कहती लब भीज गई थी। फिर सख्ती से पुर लहजे में बोली, मैं खुद अम्मी से कह दूँगी। सोहा पागल तो नहीं हो गई? सबा उसके तेवरों से परेशान हो उठी। ओके जी, तो हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अब तक आपको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक बात रही, मुझे लगता है पता नहीं शायद हो ना हो, और मतलब सोहा और उमर काज़मी की शादी, ये पता नहीं, देखते चले आगे क्या होता है। क्योंकि ऑब्वियसली 6 साल तक तो पता नहीं शायद इंतज़ार करने दें या ना दें। अब देखते चले आगे क्या होगा। और आपको क्या लगता है सबा और नौफल की शादी किस तरह होगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे। और आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टा अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। खुदा हाफिज़।